मेरा नाम शकीरा है। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। जब मैं 12 साल की थी तभी मेरी माँ इस दुनिया से मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। मेरे पापा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे आगे पीछे नौकर खड़े होते थे। मेरे पापा ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरी की थी। मैं धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। मेरे साथ एक नौकरानी हर वक्त रहती थी जिसका नाम रजनी था। रजनी बस नाम की नौकरानी थी। वह मेरी सहेली जैसी थी। हम दोनों साथ में ही खेल कूद कर बड़े हुए थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह अनाथ थी। किसी ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था तो पापा ने उसे उठाकर घर ले आया था और वह तब से ही हमारे साथ हमारे घर पर ही रहती है। पापा उसके हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। रजनी मुझे बहुत प्यार करती है। वह कहती है, शकीरा मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। मैं उसे कहती हूँ, पागल हो क्या, मैं तुम्हारी जान का क्या करूँगी, तुम बस हर वक्त मेरे साथ रहो, यही मेरे लिए बहुत है। तुम्हें तो पता है माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रजनी हमेशा मुझसे एक ही बात कहती थी, शकीरा तुम शादी करके चली गई तो फिर मैं अकेली पड़ जाऊंगी ना। मैं उससे कहती, अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हें लेकर चलूंगी, तुम मेरे साथ ही जाना। मेरे दहेज में मेरी ऐसी बातों से रजनी हंसने लगती थी। खैर माँ के जाने के बाद एक रजनी की ही थी जिसने मेरा अकेलापन को दूर किया था। पापा तो अपने कामों में ही बिजी रहते थे, उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहता था। मैंने अपने पापा से कहा भी था, पापा आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन पापा ने शादी नहीं की। मैंने महसूस किया था कि पापा बहुत अकेले हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैंने अपने पापा से कहा भी था, पापा आप शादी कर लो, लेकिन पापा ने मेरी नहीं सुनी। मैं चाहती थी कि मेरे पापा शादी कर लें ताकि उनका अकेलापन दूर हो जाए, लेकिन पापा ने मेरी बात नहीं मानी। पापा मम्मी से बहुत प्यार किया करते थे। मेरे पापा ने मेरी माँ से लव मैरिज की शादी की थी। मेरे पापा विदेश में जब पढ़ाई करते थे तो उन्हें वहीं पर मम्मी मिली थी और उन दोनों के बीच में प्यार हुआ। उन्होंने शादी कर ली थी। खैर आज मैं पूरी 21 साल की हो गई हूँ और इस उम्र में आने के लिए मैंने काफ़ी इंतज़ार किया था कि कब मेरी उम्र 21 साल होगी। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो मैंने पापा से कहा था, पापा मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया था क्योंकि उस वक्त मैं 18 साल की थी। मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक था। मैंने पापा से कहा था, पापा मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। पापा ने कहा था, बेटा मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देता हूँ। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने का इजाज़त नहीं दूंगा। तुम्हें पता है ना मॉडर्न के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन मैंने पापा से बहुत जिद की थी तो पापा मान गए। वह कहने लगे, ठीक है, जब तुम 21 साल की हो जाओगी तभी मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त दूंगा। इसलिए आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि अब मैं मॉडलिंग की तैयारी कर सकती थी। मैं मुंबई जाकर अपना सपना पूरा करना चाहती थी। आज मैं पापा का बहुत इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही दरवाजे का डोर बेल बजा मैं दौड़ कर गई और दरवाज़ा खोली। मैं पापा के गले से लग गई। पापा भी मुझे इतना खुश देखकर बहुत खुश हो गए थे। वह कहने लगे, क्या बात है मेरी गुड़िया, कोई बात है क्या। मैंने कहा, पापा आप भूल गए हैं, आज मैं पूरी 21 साल की हो गई हूँ। पापा कहने लगे, अरे वाह, तो मुझे पता है, इसलिए तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैंने देखा तो पापा के हाथों में ढेर सारी शॉपिंग की बैग थी। उन्होंने मुझे पकड़ा दिया और कहा, देखो ये सारे ड्रेस तुम्हारे हैं और तुम्हारे लिए इसमें मिठाइयाँ और चॉकलेट्स भी हैं। ये सब देखकर तो मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन असली खुशी तो वह थी जो मुझे पापा से ही मिल सकती थी। पापा का जवाब मुझे वह खुशी मिल सकती थी। मैंने अपने पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें बिठाया। मैंने कहा, पापा ये सब आप छोड़ें, आपको याद है ना आपने मुझे क्या कहा था। कहा पापा कि जब मैं 21 साल की हो जाऊंगी तो आप मुझे मॉडलिंग करने की इजाज़त देंगे। प्लीज़ पापा मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। प्लीज़ पापा आप इनकार मत करना और मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं रजनी को साथ देकर जाऊंगी। पापा कहने लगे, तुम्हारी जिद के आगे मेरा सर हमेशा झुक जाता है। ठीक है चली जाओ, लेकिन तुम एक एक मिनट की खबर मुझे देती रहोगी। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, लेकिन ये तुम्हारा सपना है इसलिए मैं तुम्हें जाने के लिए इजाज़त दे रहा हूँ। जाओ तुम अपना सपना पूरा करो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पापा का ये जवाब सुनकर मैं तो खुशी से ही नाचने लगी थी। रजनी को आवाज़ देने लगी। रजनी भी मेरे पास आई। मैंने रजनी को गले से लगाया और कहा, रजनी मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम्हें पता है पापा ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी है। मैं मुंबई जा सकती हूँ, मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ। चलो जल्दी से पैकिंग करो। मैंने जल्दी से अपना पैकिंग किया और रजनी को भी कहा कि तुम भी अपनी पैकिंग कर लो। रजनी और मैंने अपना अपना सारा सामान पैक कर लिया था। तभी पापा कमरे में आए। वह कहने लगे, शकीरा ये लो रजत का नंबर, मुंबई जाकर तुम रजत को फ़ोन मिला लेना, वह तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। वह तुम्हें होटल तक ले जाएगा और हाँ, तुम जब तक मुंबई में रहोगी वह तुम्हारे साथ ही रहेगा। मैंने कहा, पापा अरे मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो अब आप मेरे साथ रजत को लगा रहे हो।
और ये रजत कौन है, ना मैं इसे कभी देखी हूँ ना मैं जानती हूँ। लेकिन पापा का कहना था कि शकीरा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन ये बात मैं नहीं मानूंगा। रजत मुझे तुम लोगों की खबर देता रहेगा और तुम्हारे साथ ही रहेगा। जब तक तुम मुंबई में रहोगी रजत तुम्हारे साथ ही रहेगा। मैंने पापा से जब पूछा, पापा रजत कौन है, तो उन्होंने कहा वह हमारे कंपनी में ही काम करता है, वह बहुत अच्छा लड़का है, उसे मैंने काम से मुंबई भेजा था और अब वो वहीं रहेगा जब तक तुम लोग वहाँ रहोगी। तब तक मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। पापा ने मेरी हर बात मानी थी तो मुझे ये बात मानना ही थी। अगर मैं ये बात ना मानती तो पापा मुझे जाने नहीं देते। खैर मैंने पापा से इजाज़त ली। मैंने कहा ठीक है पापा। मैं और रजनी मुंबई के लिए निकल गए। मुंबई पहुंचकर रजनी को मैंने वह नंबर दे दिया जो नंबर पापा ने मुझे दिया था। मैंने कहा रजनी, इस नंबर पर फ़ोन मिला लो और क्या नाम था उसका, रजत, उसे बुला लो और बोल दो हम लोग मुंबई आ चुके हैं। रजनी ने जैसे ही उसे फ़ोन किया 10 मिनट के अंदर वह हमारे पास आ गया था। जब मैंने उसे पहली बार देखा मैं देखती ही रह गई थी, क्योंकि रजत नौजवान और बेहद खूबसूरत लड़का, उसकी उम्र लगभग 27-28 साल हो रही होगी। वह हमारे पास आया, कहने लगा मालकिन चलिए मैं आप लोगों को होटल तक ले चलता हूँ। रजत हम लोगों को होटल तक ले गया। उसने 2 कमरे लिए, एक कमरा हमारे लिए और एक कमरा उसने बगल में ही अपना लिया था। मैं काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए बेडरूम आते ही मैं सो गई थी। सुबह हुई तो रजत हमारे दरवाजे के पास ही खड़ा था। मैंने रजनी से कहा, रजनी ये क्या है, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया, इसे बोलो कि अपने कमरे में रहे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे बुला लेंगे। लेकिन रजनी को ये बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रजत मेरी बातों को सुन चुका था। वह कहने लगा, मालकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मालिक ने 24 घंटे आप लोगों पर नज़र रखने के लिए कहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है, अब बाथरूम में भी चलो मेरे साथ। मेरी ऐसी बातों से वह हंसने लगा और रजनी भी हंसने लगी थी। खैर सुबह हुई तो हम तैयार हुए और होटल से निकल गए। ऑडिशन के लिए आज मेरा सिलेक्शन था। आज मैं बहुत खुश थी, मुझे खुद पर यकीन था कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं वहाँ पर गई, मैंने फॉर्म भरा। रजत को मैंने कहा कि तुम्हें बाहर ही रहना पड़ेगा। हमने रजत को बाहर ही इंतज़ार करने के लिए कहा। मैं और रजनी अंदर आ गए। बड़े हॉल में ऑडिशन चल रहा था। मुझे डर भी लग रहा था। मैं रजनी के हाथों को ज़ोर से पकड़कर बैठी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। क्या पता अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो मैं क्या करूँगी, मेरा सपना तो अधूरा रह जाएगा। लेकिन रजनी कहने लगी, शकीरा तुम परेशान मत हो, तुम हर चीज़ में नंबर 1 रही हो, तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, देख लेना। मैंने कहा, रजनी ऐसे ही हो, भगवान से प्रार्थना करो। हम अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी लेट हो चुके थे। 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरा नंबर आया। मैंने एक गहरी सांस ली और स्टेज पर जाने के लिए तैयार हुई। मैं बहुत खूबसूरत थी, मेरा फिगर भी बहुत अच्छा था। जब मैं स्टेज पर आई और मैंने रैंप वॉक किया तो सभी लोगों की नज़रें मुझ पर ही जम गई थी। मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रखा था और ब्लैक कलर की ऊंची हील थी। मेरे बाल खुले थे और हाथों में बैंगल्स था। मैं काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जब मैं रैंप वॉक कर रही थी, उतरी उसको करके, तो सामने से एक नौजवान आदमी आया। उसने मुझे हेलो कहा, मैंने भी हेलो कहा। उसने अपना नाम राजेश बताया। वह मेरे सामने से आकर मेरी खूब तारीफ़ें करने लगा। मैं भी उसकी तारीफ़ें सुनकर खुश हो रही थी। तभी उनके पास एक लड़का आया और कहने लगा, राजेश सर आपको अंदर बुलाया जा रहा है, सभी का ऑडिशन ले लिया गया है, बस आपका इंतज़ार है। तभी उस आदमी ने उस लड़के से कहा, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वह चला गया। खैर मैं भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। हम सब अपने अपने सीट पर बैठे थे। बस अब रिजल्ट आने वाला था कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ है। तभी लड़कियों का नाम पुकारा गया। मैं काफ़ी नर्वस थी, क्या मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। तभी मेरा नाम पुकारा गया। मैं खुशी से रजनी के गले से लिपट गई। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। तभी स्टेज पर वही इंसान आया जिसका नाम राजेश था। उसे देखकर मैं शौक रह गई कि ये कौन हो सकता है। तो मैंने आसपास की लड़कियों से पता किया तो पता चला ये उस कंपनी का ऑनर है जिस कंपनी के लिए मॉडर्न को चुना जा रहा है। मैं हैरान हो गई थी कि ये ऑनर होकर मुझसे हाथ मिलाने के लिए आया था और मैं बेवकूफ़ इन्हें इम्प्रेस भी ना कर सकी। खैर अब बाद में पता चलता है कि हम में से वो कौन होगी जिसे कंपनी ने फाइनल किया जाएगा। हम सब अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। तभी मेरे पास वही लड़का आया जो राजेश सर को बुलाने आया था। वह कहने लगा, मैम आपको
राजेश सर ने बुलाया है। तभी रजनी ने कहा, शकीरा, ये राजेश भला तुम्हें क्यों बुला रहा है? देखो आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, थोड़ा संभल कर। मैंने कहा, हाँ हाँ रजनी ठीक है, तुम इंतज़ार करो, मैं आती हूँ। क्या पता मेरी किस्मत बदल जाए, इस कंपनी की मैं फाइनल मॉडर्न बन जाऊँ। मैंने रजनी को वहीं पर इंतज़ार करने के लिए कहा और मैं वहाँ से उसी लड़के के पीछे पीछे आ गई। राजेश सर कैबिन में थे। मुझे कैबिन के अंदर उस लड़के ने जाने के लिए कहा। मैं अंदर गई तो मैंने देखा राजेश सर वहाँ पर थे। मैंने सर से कहा, जी सर कहिए। उन्होंने कहा, बैठ जाओ शकीरा, बैठ कर बात करते हैं। मैं बैठ गई। तभी उन्होंने कहा, शकीरा तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम जैसी ही मॉडर्न की तलाश थी, तुम ही मेरी कंपनी की मॉडर्न बनोगी। मैं सारी मॉडर्न को रिजेक्ट करता हूँ और तुम्हें सिलेक्ट करता हूँ। आज से मेरी सारे मैगजीन पर तुम्हारी तस्वीर होगी। ये सुनकर मैं तो बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने मुझे 1 साल का एग्रीमेंट पेपर साइन करने के लिए दिया। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस एग्रीमेंट पेपर पर मैंने साइन कर दिया और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कभी भी इंसान को किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आगे पीछे सोचकर कुछ करना चाहिए। खैर मैंने वह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उन्होंने कहा, शकीरा तुम कल से ही हमारी कंपनी में ज्वाइन करोगी, तुम्हारी शूटिंग कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हारी सारी डिटेल्स मैंने चेक किया है, जैसा कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तुम 1 साल तक मेरी मॉडर्न के रूप में काम करोगी मेरी कंपनी में। इस बीच तुम ना काम छोड़कर जा सकती हो, ना ही किसी कंपनी में तुम मॉडर्न का फॉर्म अप्लाई कर सकती हो। मैंने कहा, सर मुझे मंजूर है। मैं इतनी खुश थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से निकल गई। रजनी को मैंने गले से लगा लिया। मैंने कहा, रजनी तुम्हें पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं राजेश सर ने मुझे क्यों बुलाया है। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे फाइनल किया है, कल से ही मेरा शूटिंग होगा, सारे मैगजीन पेपर पर शकीरा का तस्वीर होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। रजनी मुझसे कहने लगी, लेकिन शकीरा इतनी जल्दी कैसे कोई फाइनल कर सकता है, इतनी जल्दी अपना जवाब कैसे दे सकता है? मुझे उसकी बातों से बहुत गुस्सा आया था। मैंने रजनी से कहा, क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं इस कंपनी की मॉडर्न बन गई हूँ? मेरा जो सपना मॉडर्न कंपनी से काम करने का था वो पूरा हो गया था। तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोचती हो? चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। रजनी और मैं वहाँ से बाहर निकलकर बाहर आए, देखा तो रजत हमारा इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी, शाम के 5 बज चुके थे। हम लोग एक होटल में गए और वहाँ पर खाना खाया और फिर हम लोग अपने रूम में आ गए। हम लोगों ने आराम किया। मैंने अपने पापा से फ़ोन करके कह दिया, पापा अब मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे? पापा ने कहा, नहीं शकीरा बोलो क्या बात है। मैंने पापा से कहा, पापा मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, अब मैं 1 साल तक मेरा कलेक्शन कंपनी में मेरा शूटिंग चलेगा। मैंने 1 साल के लिए एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दिया है। कल से ही मेरी शूटिंग शुरू हो रही है, सारे मैगजीन पेपर पर मेरी तस्वीर होगी। पापा भी मेरी खुशी देखकर वह भी बहुत खुश हो गए थे। मैं काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैं पापा से बात करते करते सो गई थी। सुबह हुई तो मैं फ्रेश होकर तैयार हो गई। रजनी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया, मैंने नाश्ता किया और मैं ऑफिस के लिए निकल गई। रजत मुझे ऑफिस तक छोड़ने के लिए गया, वह मुझे ऑफिस छोड़कर चला गया। यहाँ से मेरा काम का सिलसिला शुरू हुआ। मेरी शूटिंग शुरू हो चुकी थी। सारे पेपर और सारे मैगजीन पर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही तस्वीरें छप गईं। मैं रातों रात स्टार बन चुकी थी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से मुझे काम के ऑफ़र आने लगे, लेकिन मैं इस कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं 1 साल की एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर चुकी थी। जब तक 1 साल कंप्लीट नहीं होता, मैं इस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकती थी। ये देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। मेरा काम इसी तरह चलता गया। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता गया। इस बीच मुझे राजेश सर की तरफ से कुछ बातें आने लगी थी। राजेश सर मुझे अजीब नज़रों से देखा करते थे। कई बार उनसे मेरा टकराव हुआ, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन उनकी नज़रें मुझे थोड़ी अजीब लगती थीं। शूटिंग के दौरान वह अक्सर आ जाया करते थे और बहुत ही गौर से मुझे देखा करते थे। खैर मैं वह सब बातें इग्नोर करती थी। धीरे धीरे 2 महीना बीत गया और मैं पूरी तरह से यहाँ सेट हो चुकी थी। रजत मुझे ऑफिस ले जाता था और ऑफिस से लाता था। इस बीच रजत से हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन रजत मुझे ऑफिस छोड़ने जा रहा था, तो मैंने रजत से पूछा, रजत तुम किसी से प्यार नहीं करते हो क्या? मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है? रजत ने हंसते हुए कहा, नहीं मालकिन, मैं किसी से प्यार नहीं करता, और मैं भला किसी से प्यार करूँगा तो क्या वह मुझसे प्यार करेगी? मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। मैं उसकी बातों में हंसने लगी और कहने लगी, अरे तुम तो कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत दिखते हो, तो क्या कोई लड़की प्यार करेगी? खैर रजत किसी से प्यार नहीं करता। ये सुनकर मुझे खुशी हुई थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। इस बात पर मुझे खुशी क्यों मिली थी ये नहीं पता था, लेकिन रजत को मैं बहुत पसंद करने लगी थी। हम दोनों बहुत पक्के दोस्त बन चुके थे। मुझे उसकी आदत सी लग चुकी थी। बातों बातों में मैं ऑफिस पहुंच चुकी थी। रजत मुझे छोड़कर जा चुका था। आज
ऑफिस पूरा सन्नाटा था। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। मैं राजेश सर के केबिन में गई तो मैंने देखा राजेश सर मैगजीन में छपी मेरी ही तस्वीरों को देख रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो वह उस मैगजीन को छुपा लिए। उन्होंने कहा, आओ शकीरा, मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था। मैंने उनसे कहा, मेरा इंतज़ार पर क्यों सर? उन्होंने कहा, बैठो तो सही, बताता हूँ। मैं बैठ गई। मैंने गहरी सांस ली। भला राजेश सर मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? वह अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आ गए। मेरी बहुत ही करीब उनकी गर्म गर्म सांसें मेरे चेहरे पर आ रही थीं। मैंने कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, वही जो एक लड़का एक लड़की के साथ करता है। क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? मैंने कहा, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तभी आगे उन्होंने जो बात की, मेरे तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा, शकीरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि राजेश सर मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं। मैं राजेश सर के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। मैं राजेश सर के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती थी? वह इस कंपनी के बॉस थे। मैंने कभी उन्हें इस नज़र से नहीं देखा था। हाँ, राजेश सर तो काफ़ी हैंडसम थे, लंबे चौड़े थे और काफ़ी रईस भी थे। पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी। उन्हें देखकर तो कोई भी लड़की फिदा हो जाए, उनसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मैंने कहा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। उन्होंने आगे जो बात कही वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। उन्होंने कहा, तो अब जान लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ। तुम्हें आते जाते हर वक्त देखता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा, सर मुझे इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मैं सोचकर जवाब दूंगी। मेरा इतना कहना था कि उनके चेहरे पर बहुत तेज गुस्सा आ गया था। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उन्होंने कहा, देखो सर, मत बोलो, तुम मुझे सिर्फ राजेश कहकर बुलाओ। मैं इतनी ज़्यादा उनकी बातों से परेशान हो चुकी थी कि मुझे काम करने का आज दिल ही नहीं कर रहा था। उनकी लाल आंखें मुझे परेशान कर रही थीं। आज मुझे शूटिंग करने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा था। उनका गुस्सा भरा चेहरा मेरे सामने घूम रहा था। मैं कैबिन में गई और मैंने राजेश से कहा कि आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं जा रही हूँ। उन्होंने मुझे जाने को कह दिया। रजनी मुझे इतना जल्दी आता हुआ देखकर वह हैरान हो गई। कहने लगी, शकीरा, तुम इतनी जल्दी आ गई, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैंने कहा, सब ठीक है। एक काम करो, मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ले आओ, मैं आराम करना चाहती हूँ। मैं सोते हुए यही सोच रही थी कि अगर मैंने राजेश को इनकार कर दिया तो मेरा कैरियर जो है वो चौपट हो जाएगा, और अगर उसे मैंने हाँ कह दिया तो मैं बहुत ही आगे तक जाऊंगी। शायद मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं लालच आ चुका था। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो मैंने राजेश को हाँ कह दिया। इसी तरह हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए। मैं राजेश से प्यार करने लगी थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। हम क्लब, पार्टी, हर जगह साथ जाने लगे। मैं अपनी कई रातें राजेश के नाम कर चुकी थी। राजेश और मैं एक दूसरे के साथ अब हर रात गुजारने लगे थे। रजनी से मैं झूठ बोलकर राजेश से मिलने के लिए आती थी और उसे कहती थी कि रजत को इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रात को होटल से बाहर भी निकलती हूँ। रजनी मुझे मना करती थी, लेकिन मैं उसकी बातों को ध्यान नहीं देती थी। शायद मुझे राजेश की आदत पड़ चुकी थी, उसके प्यार की आदत पड़ चुकी थी। मैं उससे अगर नहीं मिलती तो मुझे चैन नहीं आता था, मैं बेचैन हो जाती थी। आज मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। रजत ने कहा, मालकिन मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं गाड़ी में बैठ गई और अपनी खुद की तस्वीरें देखने लगी, जिसमें राजेश भी मेरे साथ था। मैं उस मैगज़ीन को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी रजत की नज़र मेरी मैगज़ीन पर पड़ी और वह कहने लगा, क्या बात है मालकिन, आप मैगज़ीन में क्या देख रहे हैं और आप बड़ी खुश लग रही हैं। मैंने उन्हीं बातों बातों में रजत को सारी बातें बता दी। मैंने कहा, रजत तुम्हें पता है मैं बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। मेरी शादी के नाम पर रजत के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह मुझसे कहने लगा, मालकिन ये तो अच्छी बात है, आपने मुझे बताया नहीं कि आप किसी को पसंद भी करते हो। मैंने उससे कहा, अरे तो अब बता रही हूँ ना, देखो ये राजेश है, मैं जिस कंपनी की मॉडर्न हूँ उस कंपनी का ये बॉस है। राजेश को देखकर रजत हैरान हो गया। उसने आगे जो बात कही मेरे होश उड़ गए थे। उसने कहा, मालकिन ये तो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। मैंने कहा, रजत ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुझे प्रपोज़ किया था, उसने मुझसे शादी के वादे भी किए हैं। रजत ने कहा, मालकिन मुझे नहीं पता इसने आपको क्या कहा है, लेकिन इसकी शादी हो चुकी है और इसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर मेरा सर चकराने लगा। ये मैं क्या सुन रही थी। मैंने कहा, रजत क्या सच में इसकी शादी हो चुकी है और तुम्हें
कैसे जानते हो कि इसकी शादी हो चुकी है? रजत ने कहा कि कैसे जानता हूँ, ये आप छोड़ दें मालकिन, अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो जाकर आप खुद ही सवाल कीजिए, उससे पूछिए। मैं रजत की ऐसी बातों से पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने कहा मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम जाओ, लेकिन रजत कहने लगा नहीं मालकिन, मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चलिए मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। मैं ऑफिस पहुँची और सीधे राजेश के केबिन में आई। मैंने उससे सवाल किया कि आप शादीशुदा हो? मेरे सवाल पर वह हैरान हो गया और कहने लगा किसने कहा तुम्हें? मैंने कहा आप हाँ और ना में जवाब दें, क्या आप शादीशुदा हो? और नहीं, वह खामोश हो गया। उसकी खामोशी बता रही थी कि वह शादीशुदा है। इसका मतलब रजत सही कह रहा था, राजेश ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया और मैं चीखने चिल्लाने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने वह एग्रीमेंट पेपर निकाला और उसे मैंने फाड़कर फेंक दिया। मेरी आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। मैंने उस पर भरोसा किया, कितना प्यार किया, और उसने बदले में मुझे धोखा दिया। मेरे दिमाग में बस उसके साथ बिताई हुई वो रातें मेरी आंखों के सामने घूम रही थीं, जो रात मैंने राजेश के साथ गुजारी थी। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पापा मुझ पर कितना भरोसा करते थे। मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। आज ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जान ले लूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पापा जिंदा नहीं बचेंगे। मैं किसी तरह से होटल तक आई। रजनी मुझे देखकर हैरान हो गई। मेरी ऐसी हालत देखकर वह परेशान होने लगी। उसने रजत को बुलाया। रजत को सारी बातें पता थी, इसलिए वह हैरान नहीं था। उसने मुझे हौसला दिया, मुझे तसल्ली थी। उसने कहा मालकिन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शुक्र कीजिए भगवान का कि आपको ये सब पहले पता चल गया। अगर आपकी शादी हो जाती तब पता चलता तो क्या होता? मैंने कहा रजत, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं आराम करने के लिए अपने बेड पर आई, लेकिन मैं आराम कैसे कर सकती थी? जिससे मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। धीरे धीरे किसी तरह वक्त गुजरता गया। 15 से 20 दिन हो गए। मैंने इस बीच पापा से कोई बात नहीं की। रजनी और रजत की पापा से बात करते थे। इसी तरह से 1 महीना बीत गया। मैंने रजनी को मना किया था कि पापा को कुछ न बताए कि मैं काम पर नहीं जा रही हूँ। 1 महीने बाद मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। मैं बेहोश होकर गिर गई। रजत मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। रजत भी मुझे एकटक देखे जा रहा था। मैं भी रजत को देखे जा रही थी। मैं उलझन में पड़ चुकी थी कि मैं क्या करूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने डॉक्टर से बात की, मुझे अबॉर्शन कर, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। रजत ने कहा नहीं मालकिन, अबॉर्शन मत कराएं। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया कि क्यों ना कराऊं। मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती। अगर पापा को ये सब पता चल गया तो मेरे पापा जीते जी मर जाएंगे। मैं अपने पापा की मौत का कारण नहीं बन सकती। लेकिन रजत ने मुझे कहा नहीं मालकिन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे कहा नहीं मालकिन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपके लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उसकी ऐसी बातें सुनकर और भी परेशान हो रही थी। मैंने कहा बोलो रजत, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? तुम मुझे अबॉर्शन करने के लिए क्यों मना कर रहे हो? मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती। लेकिन रजत ने कहा मालकिन, मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहने की मुझे हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। इस बच्चे के साथ आप खुद ही सोचिए, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है जो आप इसे सज़ा देना चाहती हैं? गुनाहगार तो वो है, सज़ा के लायक तो वो इंसान है। आपने तो उससे प्यार किया था ना, तो आप इस बच्चे को कैसे मार सकते हो? उसका प्यार झूठा था, लेकिन आपका प्यार तो सच्चा था। ये आपके प्यार की निशानी है। आप इसे कैसे मार सकते हो? उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। शायद वह जो कह रहा था वह सच था। मैं इस बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? इस बच्चे का भला क्या कसूर? दूसरी तरफ रजत ने मुझे उलझन में डाल दिया। रजत मुझसे प्यार करता था। मैं खामोश हो गई। रजत और मैं हॉस्पिटल से होटल आ गए। मैंने ये बात रजनी को नहीं बताई और ना ही पापा को बताई। ये बात सिर्फ मेरे और रजत के बीच थी। रजत ने कहा था मालकिन, आपको भी किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सही वक्त आने पर हम सबको बताएंगे और आप किसी को नहीं बताएंगी कि ये बच्चा आपका नहीं है, यानी कि ये मेरा बच्चा नहीं है। आप अपने पापा को ये बताएंगे कि ये बच्चा मेरा है। इस बच्चे का बाप मैं हूँ। ये कहा रजत ने। ये कैसी तुम बातें कर रहे हो? मुझे तुम ऐसी हालत में कैसे अपना सकती हो? जानती है कि मैं किसी और से प्यार करती थी। ये जानती है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सब जानती हुए तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो? तुम मेरे साथ शादी कैसे कर सकते हो? लेकिन उसने मुझे खामोश कर दिया। उसने कहा मालकिन, अगर आप मुझसे शादी करना चाहो तो मैं ज़िंदगी भर आपके साथ ये रिश्ता निभाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ।
आगे आपकी मर्जी। रजत की ऐसी बातों से मेरे दिल से अजीब सी हलचल होने लगी थी। रजत मुझे बहुत अच्छा लगता था और उसकी ऐसी बातों से रजत मुझे और भी अच्छा लगने लगा था। उसके लिए मेरे दिल में और भी इज्जत बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन रजनी मेरे पास आई और वह मुझसे कहने लगी, शकीरा तुम शूटिंग पर क्यों नहीं जा रही हो? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। मैंने कहा, नहीं रजनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 2-3 महीने की छुट्टी ले ली है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ, फिर मैं शूटिंग पर जाऊँ। वह कहने लगी, फिर ठीक है। वैसे शकीरा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, बोलो शकीरा। मैं रजत से बहुत प्यार करती हूँ और मैं रजत को अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैंने बस उससे कहा, रजनी ये तुम क्या कह रही हो? तुम रजत से प्यार करती हो? वह कहने लगी, हाँ, पहले दिन से ही मैं रजत से बहुत प्यार करती हूँ। अगर रजत मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने उससे कहा, रजनी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है। जाओ और रजत से अपने दिल की बात कहो, वह तुम्हें ज़रूर हाँ कर देगा। रजत भी बहुत अच्छा लड़का है और रजत को तुमसे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। रजनी बहुत खुश थी। दूसरी तरफ रजत मुझसे प्यार करता था। अब मैं रजनी से कैसे कहती कि रजत मुझसे प्यार करता है? मैं क्या करूं? एक तरफ रजनी, दूसरी तरफ रजत और बीच में मैं थी और मेरा बच्चा। मैं अपनी ज़िंदगी से काफ़ी उलझ चुकी थी। इस बीच रजत मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। वह मेरे और मेरे बच्चे का बहुत परवाह करने लगा था। दूसरे दिन रजत मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा, मालकिन आपकी तबीयत ठीक है ना? मैंने उससे कहा, हाँ ठीक है रजत। मैंने उसको पास में बिठाया और कहा, रजत मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रजनी तुमसे बहुत प्यार करती है। देखो रजनी बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें अपने दिल की बात कहने वाली। देखो तुम उसका दिल मत तोड़ना, तुम उसे अपना लेना। लेकिन रजत उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ये क्या कह रही हैं आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप कह रही हैं कि मैं रजनी को अपना लूँ? ये मुझसे नहीं होगा। मैंने रजत से कहा, रजनी तुमसे बहुत प्यार करती है, अगर तुम उसे नहीं मिले तो अपनी जान दे देगी। रजत कहने लगा, कुछ भी हो जाए मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही मैं उससे शादी करूंगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी भी मैं आपसे ही करूंगा। मेरी ज़िंदगी काफ़ी उलझ चुकी थी। एक तरफ रजनी थी, एक तरफ रजत था। मेरे बीच में भी जो किसी के और के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब मैं बेचैन हो चुकी थी, मैंने अपने पापा को कॉल लगाया। मैंने पापा से कहा कि पापा मैं आ रही हूँ। पापा बहुत खुश थे। मैंने रजनी से कहा, रजनी जल्दी से सामान पैक करो, मुझे पापा के पास जाना है। रजनी को भी मैंने ये कह दिया, हम यहाँ से चल रहे हैं, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे कोई मॉडल नहीं बनना है। मुझे मुंबई नाम से ही नफरत हो चुकी है। लेकिन रजनी कहने लगी, शकीरा अचानक तुझे क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारा तो सपना था मॉडल बनना और तुम बीच में ही ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर जाना चाह रही हो। तुमने तो कहा था कि एक कि तुम 1 साल का एग्रीमेंट पेपर पर साइन की हो, तो तुम ये एग्रीमेंट कैसे तोड़कर जा सकती हो? मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने रजनी से कह दिया, रजनी मैंने वह एग्रीमेंट पेपर को रद्द कर दिया है। मुझे कोई मॉडल नहीं बनना। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मुझे इस शहर से जाना है, अपने पापा के पास जाना है। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं रजनी को वहाँ से लेकर निकल गई। रजनी कहने लगी, रजत को तो कम से कम बता देते कि हम जा रहे हैं। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। हम लोग वहाँ से निकल गए। मैं मुंबई से घर आ चुकी थी। पापा घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने पापा को देखा तो मैं पापा से लिपट कर रोने लगी। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो। इससे आगे मैं कुछ कहती मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। जब मुझे होश आया तो पापा मेरे सामने खड़े थे और रजनी भी वहीं खड़ी थी। मेरे पापा की आंखें लाल हो चुकी थी। मैं समझ चुकी थी कि पापा को सब कुछ पता चल गया है। पापा कहने लगे, शकीरा मैंने तुमसे कितना प्यार किया, मैंने तुम्हारी हर जिद को पूरा किया और बदले में तुमने मुझे ये सिला दिया। तुम ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकती हो? तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। अब तुम बताओ कि ये क्या है? तुम्हारे साथ ऐसा करने वाला कौन है? उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर ने पापा को सारी बातें बता दी थी। पापा मुझ पर चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। पापा को इतने गुस्से में देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा, पापा इससे आगे मैं कुछ कहती कि तभी रजत सामने आ गया और उसने पापा से कहा, मालिक मैं इस बच्चे का बाप हूँ, ये मेरा बच्चा है। आपको जो सज़ा देनी है आप मुझे दे, मालकिन को नहीं। पापा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने रजत का गिरबान पकड़ लिया और उसे चीखते हुए कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तुम एक नौकर हो और मेरी बेटी करोड़ों की जायदाद की मालकिन है और तुम बस एक मामूली नौकर हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरी बेटी के सामने। पापा इतने गुस्से में थे कि मैं डर गई थी। कहा, पापा रजत को जान से ना मार दें। मैंने कहा, पापा इसमें रजत की कोई गलती नहीं है, आप उसे छोड़ दें, गलती मेरी है। लेकिन रजत कहने लगा, नहीं मालकिन, नहीं मालिक, मेरी गलती है, आप शकीरा मालकिन की बातों को ध्यान न दें। तभी बीच में रजनी बोल पड़ी। वह कहने लगी, अंकल मैं आपको बताती हूँ सच क्या है। मुझे भी ये सब कुछ दिन पहले ही पता चला। ये बच्चा रजत का नहीं है, लेकिन रजत इसे ऐसा क्यों कह रहा है ये मुझे नहीं पता। पापा आप अपना सर पकड़े ज़मीन पर
गिर गए थे। मैं दौड़कर पापा के पास गई। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे माफ़ कर दें। पापा मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी उस कंपनी बॉस ने मुझे अपने प्यार में, इससे आगे मैं पापा को कुछ नहीं कह पाई। पापा रजत से माफ़ी मांगने लगे। रजत तुम झूठ क्यों कह रहे थे कि ये तुम्हारा बच्चा है? मैंने तुमसे क्या कुछ नहीं कह दिया, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचाना चाही और मैंने तुम पर हाथ उठाया। रजत कहने लगा, मालिक मैं शकीरा से शादी करना चाहता हूँ, इस बच्चे को भी मैं अपनाना चाहता हूँ। रजनी ये सुनकर अपने कमरे में जा चुकी थी। मुझे पता था कि रजनी का दिल रजत की बातों से टूट चुका है, इसलिए वह खामोश होकर अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ पापा रजत से मेरी शादी के लिए तैयार हो गए। वह कहने लगे, देखना तुम्हारी और शकीरा की शादी में बड़ी ही धूमधाम से करूँगा। रजत भी बहुत खुश हो गया था। रजत का इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में आ चुकी थी। रजत भी मेरे पीछे पीछे आया। वह मुझसे कहने लगा, शकीरा क्या आपको अभी भी कोई एतराज़ है? मैंने आपके पापा को भी मना लिया है। मैंने कहा, रजत मैं रजनी का दिल तोड़कर खुश कैसे हो सकती हूँ? मैं अपना घर तुम्हारे साथ कैसे बसा सकती हूँ, ये जानते हुए कि रजनी तुमसे कितना प्यार करती है? तभी रजत कहने लगा, पर शकीरा मैं आपसे प्यार करता हूँ। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर गई। रजनी हमारी सारी बातें सुन चुकी थी। वह मेरे पास आई और कहने लगी, शकीरा तुम्हें रजत से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। रजत के साथ तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। तुम मेरी फ़िक्र मत करो, तुम तो मेरी जान हो। मैं कह रही हूँ कि रजत से तुम शादी कर लो। वाकई रजत तुमसे बहुत प्यार करता है। रजनी की ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ था। मैं रजत से शादी करने के लिए तैयार हो गई। घर में शादी की तैयारी हो चुकी थी। रजत मुझे मेरे बच्चे के साथ अपना चुका था। हमारी शादी हो गई। आज मेरी सुहागरात थी। जब रजत मेरे कमरे में आया तो मैं थोड़ी घबराई हुई थी। अभी मैं ये सब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन रजत ने मुझे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। धीरे धीरे वक्त इसी तरह कटता गया और 9 महीने बीत गए। अचानक से मेरे पेट में दर्द उठा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे और माँ में हम किसी एक को बचा सकते हैं। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर मेरे बच्चे को आप बचा लें। रजत खामोश था। मैंने रजत से कहा, रजत मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नाराज़ मत होना, मुझसे हमेशा प्यार करना और मुझे हमेशा प्यार से याद करना। रजत मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा इस दुनिया में आए और इस दुनिया को देखे और रजत इस और समझे। रजत खामोश था। इसमें वह कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन मैंने डॉक्टर से साफ कह दिया था कि डॉक्टर आप मेरे बच्चे को बचाएं। मैंने रजनी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, रजनी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम मेरे पापा का ख्याल रखना और मैं चाहती हूँ कि तुम रजत से शादी कर लो। रजत बहुत अच्छा इंसान है। रजत ने मुझसे मुंह फेर ली। मैंने रजनी का हाथ रजत के हाथ में दे दिया और मैंने रजत को रजनी के मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा, लेकिन उसने रजनी का हाथ छोड़ दिया और बाहर चला गया। मैंने रजनी से कहा, रजनी तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चों को कभी एहसास मत होने देना कि तुम दोनों उसके माँ बाप नहीं हो। मुझसे वादा करो। मैंने शकीरा से वादा किया और मैं अपने वादे को निभा भी रही हूँ। मेरा नाम रजनी है और ये भी शकीरा की कहानी। शकीरा इस दुनिया से चली गई। वह अपना चांद सा बेटा मुझे दे गई। आज उसका बेटा 8 साल का हो चुका है, जिसका नाम शिव है। शिव मुझे मम्मी और रजत को पापा कहता है। शिव को नहीं पता कि उसकी माँ मैं नहीं हूँ, उसके पापा रजत नहीं है और ना हमने उसे कभी बताया और ना कभी बताएंगे। इन 8 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका है। शकीरा के जाने के बाद शकीरा के पापा भी 2 सालों के अंदर वह भी हमें छोड़कर चले गए। शकीरा के मरने का गम वह बर्दाश्त ना कर सके और वह भी हमें छोड़कर चले गए। मरने से पहले अंकल ने मेरी और रजत की शादी अपनी आंखों के सामने करवाई थी। मैं रजत से आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं पहले करती थी। रजत भी मुझसे बहुत प्यार करता है दोस्तों, लेकिन मैं एक उलझन में हूँ। अब आप ही मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना खुद का बच्चा भी करना चाहिए या फिर शिव के साथ ही हमें अपनी ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताओ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।